नमस्कार, मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भवनवास। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके प्रश्न पत्र प्रथम में जो तृतीय इकाई है उसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक रचना है जिसका नाम है उद्धव शतक। इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जो जानकारी हमें होनी चाहिए इस पर हम आज बात करेंगे। तो उद्धव शतक के जो रचयिता हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ और ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। भ्रमर गीत जो परंपरा है उसमें रचित ये उद्धव शतक आधुनिक हिंदी साहित्य का ऐसा महत्वपूर्ण काव्य है जो अपने सरस और सहज अभिव्यक्ति, भाव प्रवणता और ब्रजभाषा के लालित्य के लिए अपना सानी नहीं रखता। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का जितना मधुर और अभिव्यंजनापूर्ण प्रयोग इस काव्य में हुआ है उतना अन्य किसी काव्य में नहीं। इस काव्य के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी काव्य रचना की थी। जहाँ तक इनकी जीवन वृत्त के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म सन 1866 ईस्वी में एक संपन्न वैश्य परिवार में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था जो कि हरिश्चंद्र जी के समकालीन थे और उन्हीं की बरादरी के थे। ये अत्यंत ही समृद्ध फारसी के अच्छे जानकार और हिंदी के प्रेमी थे। इसके अलावा रत्नाकर जी के जो पूर्वज थे वो भी अकबर के शासनकाल में अपनी मूल स्थान सफ़ीदो जिला पानीपत से आकर दिल्ली में बस गए थे। बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी करने के बाद मुग़लों के पतन काल में वे लखनऊ आकर बस गए और वहीं से उनका संबंध काशी से हो गया जहाँ पर रत्नाकर जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो रत्नाकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने साहित्य साधना का जो प्रारंभ है वो समस्या पूर्तियों से किया था। अपने छात्र जीवन में ये जकी उपनाम से उर्दू और फारसी में भी कविताएं लिखा करते थे। तो एक नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू और फारसी में किस उपनाम से कविताएं किया करते थे? तो उत्तर होगा जकी। जकी उपनाम से ये उर्दू और फारसी में कविताएं रचा करते थे। आगे चलकर ये हिंदी कवियों में बहुत प्रभावित हुए और हिंदी कविताएं करने लगे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया, मौलिक ग्रंथों की रचनाएं की, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख लिखे और इनके लेखों में बहुत गंभीर चिंतन, मौलिक प्रतिभा और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के दर्शन होते हैं। आप देखेंगे कि साहित्य सुधा निधि, सरस्वती आदि जो पत्रिकाएं हैं इनका संपादन भी इन्होंने किया। इसके अलावा रसिक मंडल, प्रयाग और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में भी और उसके विकास में इनका बड़ा योगदान रहा। 1922 में कलकत्ते के 20वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व भी इन्होंने किया था। तो कहने का आशय यह है कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। आप देखें कि कलकाशी, श्रृंगार लहरी, प्रकीर्ण पद्मावली, आप इसके अलावा कविकुल कंठाभरण, हित तरंगिणी, सुधासार, सूरसागर को आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने पूरा किया था। जब ये सूरसागर पर काम कर रहे थे तो वो अधूरा रह गया और जिसको कि नंदलाल वाजपेयी जी ने पूरा किया।
तो इस तरह से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और यदि भाषा शैली की बात की जाए तो ब्रजभाषा में इन्होंने रचनाएं की, जिसमें कि कहीं बनारसी का पुट है, और अलंकार और चमत्कार शैली का भी इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। कह सकते हैं कि ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति थे, और 1932 में ये इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इसके अलावा एक बात और है कि बिहारी सस्से की जो टीका है वो सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना थी। अब बात की जाए इनकी इस उद्धव शतक जो कृति है इसकी सामान्य परिचय की, तो ये भ्रमरगीत परंपरा का रचित काव्य है, उच्च कोटि का काव्य है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, और ये रत्नाकर जी की मार्मिक अनुभूतियों की कलात्मक एवं सरस अभिव्यक्ति है। इसमें 118 घनाक्षरी छंद हैं। एक प्रश्न यहाँ बनता है आपसे, 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा छंद है? घनाक्षरी। और कितने छंद हैं? 118। और इसका जो कथानक है, इसकी जो कथा है, वो श्रीमद् भागवत के 46वें और 47वें अध्यायों से ली गई है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक की जो कथा वस्तु है वो श्रीमद् भागवत के किन अध्यायों से ली गई है? तो अध्याय 46 व 47। तो यदि रत्नाकर जी की भक्ति भावना की बात की जाए तो वे मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य और चैतन्य की समन्वित विचारधारा का प्रभाव उन पर नजर आता है। इसके अलावा वे राधा कृष्ण को उपास्य मानकर वैष्णव धर्म की उदारता को लेकर चले हैं। इस काव्य में रत्नाकर जी की दार्शनिक भक्ति भावना भी परिलक्षित होती है, और इस अपालम काव्य की विशेषताओं का जो विवेचन है वो कई बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे काव्य रूप की बात की जाए तो उस लिहाज से इसे देखना होगा। आगे के जो वीडियो व्याख्यान है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके कथानक, इसकी भक्ति भावना पर भी हमको विचार करना होगा। उस हिसाब से इसके भाव पक्ष और कला पक्ष, इसकी शैली, इसकी भाषा आदि पर भी विचार करके हम इस महत्वपूर्ण रचना का रसास्वादन कर सकते हैं। और इसका जो अलंकारिक विधान है, छंद विधान है ना, ये कई सारी बातें हैं जिनके माध्यम से इस रचना को जो सांगोपांग विवेचन है वो किया जा सकता है। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि उद्धव शतक जो है आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है, जिसे ब्रजभाषा का अंतिम काव्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रजभाषा का जो माधुर्य इस काव्य में मिलता है वह इसकी प्रवृत्ति कृतियों में नहीं मिलता। भावों की उत्कर्षपूर्ण अभिव्यक्ति, गोपियों के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति, भावों की तन्मयता, सरसता, मार्मिकता तथा गंभीरता, इसके अलावा ब्रजभाषा के लिए जो लाक्षणिक प्रयोग हैं उस लिहाज से भी यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये चर्चा से जो प्रारंभिक जो जानकारी है, जो जरूरी आवश्यक जानकारी है किसी भी रचना को पढ़ने से पूर्व, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राप्त हुई होगी। आगे की जो वीडियो व्याख्यान है उसमें हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं हैं उनको लेकर के उपस्थित होंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही पर्याप्त। ध्यान रखें कि ये आपकी पूरी जो 3rd यूनिट है उसमें कंप्लीट ये उद्धव शतक ही है, और जो 4th यूनिट है उसमें रीतिकाल, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रीतिकाल, वह आपको पढ़ना है। और प्रारंभिक 1 और 2 यूनिट है वो रीतिकालीन काव्य हैं, जिसमें हमने कवि पढ़े थे बिहारी घनानंद भूषण, शिरोमल मिश्रण आदि। और जो अंतिम इकाई है 5वीं, उसमें आपको काव्य रीति, रस और जो प्रमुख रीति आचार्य हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी हम रस, काव्य रीति आदि पर हम प्रारंभ में बातचीत कर चुके हैं। रीतिकालीन काव्य है वो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, और उद्धव शतक पर हमारी बातचीत चल रही है। हिंदी जो रीति काल है हिंदी साहित्य का इतिहास,
इसमें शुरुआत में ही हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, रीतिकाल के नामकरण पर हम बातचीत कर चुके हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी है उसको भी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।